अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो है डेंसिटी, जिससे आप लोग मैस ओवर वॉल्यूम की टर्म याद करते हैं। या आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला लिखा होगा, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, मैस बटा वॉल्यूम। इसी तरह हमारे पास जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वॉल्यूम, लेंथ, मैस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है। ठीक है, इन 4-5 चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल के हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर की, हार्डनेस की, ऑर्डर की, साउंड की, मैग्नेटिज्म की, फिजिक्स के लिहाज से। और अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जो वैसे आप लोगों का आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन विद वाटर, टॉक्सिटी, ऑक्सीडेशन एजेंट के तौर पर हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजिंग में, तो ड्यूरिंग केमिकल चेंजिंग सब्सटेंस आर फॉर्म with different properties than the original substance। और केमिकल चेंज के जो साइंस होते हैं उनमें कलर का चेंज होना, प्रिसिपिटेट का चेंज होना, न्यू गैस का बनना, हीट और लाइट का प्रेजेंट होना। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, उनके अंदर हमेशा जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व होती है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और सम टाइम मतलब हम लोग ये कहते हैं कि एनर्जी हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और सम टाइम हम लोग सिस्टम से एनर्जी गेन करते हैं। तो केमिकल चेंजिंग के अंदर हीटिंग, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, carbon dioxide and water. The formation of the carbon dioxide is cause cakes to rise। केक्स को राइज करने के लिए हम लोग मोस्टली ये चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद मतलब ये जस्ट आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ, जो फिज़िक्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। आप लोगों ने जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट का नाम पहले भी सुना होगा। और जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट को मोस्टली हम लोग क्या करते हैं जी, थर्मोडायनामिक स्केल के अंदर डिस्कस करते हैं। In thermodynamics, the Joule-Thomson effect, also known as Joule-Kelvin effect और Kelvin-Joule effect, इससे हम लोग sometime Joule-Kelvin effect भी या sometime Kelvin-Joule effect भी डिस्कस कर सकते हैं। Describe the temperature change of a real gas or liquid when it is forced through a valve or porous plug, keeping it insulated so that no heat is exchanged with the environment। कि जब भी किसी लिक्विड या गैस में टेम्परेचर चेंज किया जाता है, तो उस टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो आप लोग उस लिक्विड या गैस के अंदर जो वाल्व लगा होगा जहाँ से लिक्विड या गैस आप लोग फिलअप करते हैं वहाँ पे, या जो पोरस प्लग होगा जहाँ से आप लोग मतलब जो सुराख होगा वहाँ से आप लोग उसका जो इन्वायरमेंटल चेंज इफेक्ट है उसको आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस या जॉल थॉमसन प्रोसेस बोलते हैं।
वो कहता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन के अलावा इन तीनों गैसेस के अलावा हर जगह पर जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो तीनों गैसेस हैं इनके ऊपर भी इस इफेक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। ये जो जॉउल का इफेक्ट है, इन गैसेस के ऊपर भी जॉउल के इफेक्ट को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये गैसेस जो है वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट या केल्विन जॉउल इफेक्ट या जॉउल केल्विन इफेक्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगी। अगर टेम्परेचर हाई है तो ये जो तीनों गैसेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, हीलियम, नियॉन एंड हाइड्रोजन, इन तीनों गैसेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और द गैस कूलिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज कॉमनली एक्सप्लॉइटेड इन द रेफ्रिजरेटर प्रोसेस सच एज एयर कंडीशन, हीट पंप्स एंड लिक्विफायर्स। जी, आप लोगों ने इस तरह के जो गैस को कूलिंग प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, ये जो एसी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें देखा होगा, और हीट पंप्स हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा। और वो कहता है कि हम लोग जॉउल थ्रॉटलिंग इफेक्ट को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए अगर हम लोग यूज़ करें तो जहाँ जहाँ पर जो वो वाल्व में लीकेज हो रही होती है उस लीकेज को चेक करने के लिए भी हम लोग जॉउल थॉमसन इफेक्ट जो वो यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग फंडामेंटली तौर पर देखें तो हम लोग इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं कि ये दोबारा अपने पहले वाली हालत में नहीं आता। एक होता है रिवर्सिबल, जिसको आप लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं, लेकिन एक होता है रिवर्सिबल जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट से दोबारा वो वाले रिएक्टेंट नहीं बनते। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह वर्क कर रहा होता है। उसके बाद अच्छा, जॉउल थॉमसन जो इफेक्ट था इसने 1852 के अंदर जो है वो अपने इससे एक्सपेरिमेंट की, जो है वो इन्वेंशन की थी, डिस्कवरी की थी। अच्छा, उसके बाद आप लोग आते हैं, वो यहाँ पर सिंपली बात कर रहा है, इफ द एक्सपेंशन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये डिस्कस करता जाता हूँ। इफ द एक्सपेंशन प्रोसेस इज रिवर्सिबल मीनिंग दैट द गैस इज इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर एक्सपेंशन प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। इन दिस सिनेरियो द गैस डज पॉजिटिव वर्क ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। वो कहता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैस है वो पॉजिटिव वर्क करती है और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद है इन द फ्री एक्सपेंशन ऑन द अदर हैंड द गैस डज नो वर्क एंड अब्सॉर्ब नो हीट। उसके बाद वो कहता है कि एक फ्री एक्सपेंशन भी प्रोसेस भी होता है कि जिसमें गैस किसी तरह की कोई एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करती, कोई हीट अब्सॉर्ब नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो किसी तरह का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। और सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि जो गैस की इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को तो सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाएगा, और अगर सपोज सिस्टम जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है। और कोई आप लोगों को आउटपुट में कोई आप लोगों को आउटपुट में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सपोज हम लोग जो है वो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, जज्ब करता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ जो है वो वर्क जो वो मिल रहा होगा। अच्छा, द मेथड ऑफ एक्सपेंशन डिस्कस इन दिस आर्टिकल इन विच अ गैस और लिक्विड एट प्रेशर पी। वो कहता है कि सपोज हम लोग एक प्रोसेस की बात करते हैं
कि सपोज हमारे पास एक जार है जिससे हम लोग बात करते थे बॉयल्स लॉ में कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक जगह पर गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है और उसका प्रेशर क्या होगा P1 है। तो यहाँ पर वो कहता है कि सपोज हमारे पास लिक्विड का प्रेशर है P1, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं P1 प्रेशर से P2 प्रेशर की तरफ विदाउट सिग्निफिकेंट, अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेशर P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं और सिस्टम के अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग एनर्जी की नहीं आ रही, तो द मेथड ऑफ एक्सपेंशन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल in which the gas or liquid at pressure P1 flows into the region of lower pressure P2 without significant change in kinetic energy. This is called जॉल थॉम्सन इफेक्ट। अगर हम लोग कहते हैं कि गैस है, ये लिक्विड है, उसका जो प्रेशर है वो कोई स्पेसिफिक चेंजिंग नहीं करता, बल्कि P1 प्रेशर से P2 प्रेशर की तरफ जा रहा है, और जो एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रही है P1 से P2 की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड जॉल थॉम्सन एक्सपेंशन, एंड दिस एक्सपेंशन इज इनहेरेंटली इरिवर्सिबल। ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन enthalpy remains unchanged unlike a free expansion work is done। और वो कहता है कि इस एक्सपेंशन में क्या होता है कि सिस्टम में जो एंथैल्पी है उसमें किस तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती, और जो सिस्टम की स्टेट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ द, और ये सिस्टम की इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं कि वो जब आप लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, उस स्टेट को चेंज करने के साथ साथ उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं इसके फिजिकल मैकेनिज्म की तरफ, तो देयर आर टू फैक्टर्स दैट कैन बी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। वो कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह के ऐसे प्रोसेस हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। एक होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सिस्टम में ना कोई हीट एंटर होती है और ना सिस्टम से कोई हीट बाहर निकलती है। और एक होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है और जिस प्रोसेस में सिस्टम का जो टेम्परेचर वो हमेशा क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी, सो अ चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम लोग सिस्टम के टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि हम लोग सिस्टम की जो एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं जी, चेंज कर रहे हैं। उसके बाद वो एक लाइन लिख रहा है, द इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल पोटेंशियल। वो कहता है कि सिस्टम के पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली कम्बिनेशन होती है किस किस चीज का, वो कम्बिनेशन होती है जी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और लेकिन हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो बेसिकली थर्मल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगी। नॉर्मली तो हम लोग ये कहते हैं ना कि जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम में एनर्जी मौजूद है वो बेसिकली एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम लोग थर्मल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और प्लस क्या होगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। और यही एनर्जी जब सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम लोग सिस्टम से कोई ना कोई वर्क डन भी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ड्यू टू वर्क डन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज। और इसी वजह से हम लोग जॉल थॉम्सन इफेक्ट को, एंथैल्पी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को डिफाइन किया जा सकता है U प्लस PV। हियर U इज द इंटरनल एनर्जी, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम। तो यही चीज डेफिनेशन एंथैल्पी की ही है कि एंथैल्पी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और दिस इज इक्वल टू U प्लस PV। U होता है इंटरनल एनर्जी, कि हमारे पास एंथैल्पी क्या होगी कि जब भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में देखें इंटरनल एनर्जी प्लस PV, मतलब हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से सिस्टम की हीट में स्टेप बाय स्टेप क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एन आइडियल गैस की बात करते हैं
तो फॉर एन आइडियल गैस पीवी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ जॉउल थॉमसन इफेक्ट। वो कहते हैं आइडियल गैस की कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? हम लोग ये कहते हैं कि इनिशियल प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट एज एट देयर इज नो चेंज इंटरनल। इसका मतलब ये कि हमारे पास आइडियल गैस के केस में उस सिस्टम के एनर्जी में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, जॉउल थॉमसन इफेक्ट या जॉउल थॉमसन कोफिशिएंट को हम लोग इस वेरिएबल के टर्म में याद कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इन अ जॉउल थॉमसन प्रोसेस। This coefficient can be expressed in terms of the gas volume V, the heat capacity of the constant। हाँ जी, तो UJT is equal to D delta T over delta P into H, which is equal to D over CP alpha T minus 1। इसका प्रूफ भी नीचे किया हुआ, लेकिन प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो आप लोगों के केस में कोर्स में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग टेबल पे आते हैं तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। इफ द गैस टेम्परेचर इज बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर गैस का टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो है, तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी और जो चेंज इन प्रेशर है वो नेगेटिव होगा, चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होगा और जो गैस है वो क्या होगी? ठंडी होगी। लेकिन अगर वो जो टेम्परेचर है वो अबाव द इन्वर्जन टेम्परेचर है, इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, लेकिन जो प्रेशर है यहाँ पर भी क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। दस द टेम्परेचर इज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर गैस क्या होगी? गर्म होगी। तो डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग देख रहे हैं कि समटाइम एनर्जी प्रोवाइड करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और समटाइम क्या होती है जी? वो कम हो रही होती है। उसके बाद वो कहता है कि जॉउल थॉमसन इफेक्ट, जिसे हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, इससे हम लोग बहुत सारी थ्रॉटलिंग डिवाइसेस के अंदर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं उस मशीन के मुताबिक। लाइक एज कि आप लोग ठंडक प्रोड्यूस या कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो वो कूलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, लिक्विफाई गैसेस को प्योर करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है वो प्योरिफिकेशन के लिए जो हम लोग गैसेस यूज़ करते हैं डिफरेंट साइक्लोनिक एप्लीकेशन के लिए, वो क्या है जी? ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन एंड आर्गन हो सकती है। अ गैस मस्ट बिलो इट्स इनवर्स टेम्परेचर बी लिक्विफाई बाय द लाइन साइकिल। ये भी हमारे पास एक प्रोसेस ही है जिसके जरिए हम लोग गैस को लिक्विफाई करते हैं और उसकी प्योरिफिकेशन की तरफ लेकर आते हैं, जिससे आप लोग उसको डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों को राइट साइड पे एक थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, जिस थ्रोटलिंग प्रोसेस की आप लोगों को डायग्राम दे रहा है। आप लोग जस्ट इसको एक नज़र देख लीजिएगा कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। ये बेसिकली जॉउल थॉमसन इफेक्ट की एक तरह की स्टेटमेंट की तरह हो सकता है। और ये ग्राफ जो वो आप लोगों को टेम्परेचर और किलोग्राम पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? TS डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। तो इसे आप लोग बेशक छोड़ दें, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद ये वाली इक्वेशन आप लोगों को लाजमी याद हो कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट की इक्वेशन क्या है? तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है वर्क डन परफॉर्म करने की किसी भी बॉडी के लिए। और उसके बाद ये और लास्ट पे जो ये वाली इक्वेशन है ये आप लोगों को याद हो, U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो ये वो इक्वेशन है कि जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिस्टम की इनिशियल एनर्जी U1 है और उसमें आप लोग को एनर्जी इंक्रीज करके प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेके ऐड अप करते हैं, तो वो हमेशा एनर्जी U2 प्लस प्रेशर और वॉल्यूम की एनर्जी के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम वो कहता है कि एनर्जी हम लोग किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये चीज़ क्या कहलाती है? एंथैल्पी। कि हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक आइडिया गैस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है वो रिमेंस क्या रहती है? कांस्टेंट। और एंथैल्पी की जो इक्वेशन है एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट की प्रूफ दैट द स्पेसिफिक एंथैल्पी रिमेंस जो है वो कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद हो कि U1 एनर्जी है, P1 प्रेशर है, V1 क्या है जी?
यहाँ पर V1 आप लोगों को पता है कि हम लोग वॉल्यूम के टर्म को यूज करते हैं। इसी तरह U2 सेकेंड एनर्जी होगी बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम में, और उसके बाद P2 प्रेशर होगा, और उसके बाद क्या होगा, V2 क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इस तरह आप लोग जो है सिस्टम की एनर्जी को या एंथैल्पी को कांस्टेंट करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं।